हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये है हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़, जिसमें हम साइकोलॉजी का पूरा कोर्स आपको करा रहे हैं, पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने इस कोर्स में 18 से 19 वीडियो कर ली है। और अगर दोस्तों आप हमें पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, हमारी सारी वीडियो देख रहे हैं, तो सर दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे थम्स अप कीजिएगा, चाहे दिल कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे और भी क्रैश कोर्सेज हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की प्लेलिस्टें हैं। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें 1000 के माइलस्टोन तक जल्द से जल्द ले जाइए। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं, इंटेलिजेंसी के बारे में पढ़ते हैं। खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये है हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़, जिसमें हम साइकोलॉजी का पूरा कोर्स आपको करा रहे हैं, पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने इस कोर्स में 18 से 19 वीडियो कर ली है। और अगर दोस्तों आप हमें पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, हमारी सारी वीडियो देख रहे हैं, तो सर दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे थम्स अप कीजिएगा, चाहे दिल कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे और भी क्रैश कोर्सेज हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की प्लेलिस्टें हैं। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें 1000 के माइलस्टोन तक जल्द से जल्द ले जाइए। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं, इंटेलिजेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इंटेलिजेंसी के बारे में बात करें कि इंटेलिजेंसी होती क्या है, पहले तो ये समझना होगा। तो इंटेलिजेंसी दोस्तों कुछ नहीं है, एबिलिटी टू एडजस्ट एडॉप्ट इन एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैसी है, लॉजिकल रीजनिंग कैसी है। ठीक है, तो इंटेलिजेंसी का जो मतलब है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ से लिया जाए तो इंटेलिजेंसी मीन्स इंटेलिजेंटिया मीन्स टू अंडरस्टैंड। जो लैटिन वर्ड से निकला है इंटेलिजेंटिया, जिसका मतलब है अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो दोस्तों इंटेलिजेंसी कुछ नहीं है। इंटेलिजेंसी क्या है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसका प्रॉब्लम का सॉल्व करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, ऐसी थिंकिंग करना जो आपके सामने नहीं है। मतलब जैसे हैरी पॉटर है मूवी, तो उसकी जो स्टोरी है किसने लिखी है? उसने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की है, क्योंकि उस स्टोरी में सच्चाई कुछ नहीं है, परंतु उसके दिमाग की उपज ही है वो। ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आता है। लॉजिकल रीजनिंग देना, लॉजिक लगाना किसी चीज़ में। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों आपकी मेमोरी अच्छी है तो वो इंटेलिजेंसी का एक कारण हो सकता है, परंतु इंटेलिजेंसी का मतलब किसी चीज़ को याद रखना ही नहीं है कि आप बोले कि अगर आपकी मेमोरी, किसी की मेमोरी तेज है तो वो इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि जो इंटेलिजेंट हो उसकी मेमोरी तेज हो, परंतु ऐसा भी बोलना सही नहीं होगा कि हर किसी की, जिसकी भी मेमोरी तेज है वो इंटेलिजेंट है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, कई वैज्ञानिक जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन और वैज्ञानिक, जिनका क्या था, जो बातों को भूल भी जाते थे। ठीक है, छोटी छोटी बातों को भूल भी जाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं थे। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी बहुत अच्छी स्किल थी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, वो इंटेलिजेंट थे, उनका आईक्यू लेवल अच्छा था। तो आपका किसी चीज़ को मेमोराइज करना, कि गुड मेमोरी होना इंटेलिजेंसी हो सकती है, परंतु उसका मतलब इंटेलिजेंट होना नहीं है, एक पार्ट है वो इंटेलिजेंसी का। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इंटेलिजेंसी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, जो सबसे पहले इंटेलिजेंसी टेस्ट था वो एल्बर्ट बिनेट ने दिया था 20th सेंचुरी पर। और क्यों दिया था? कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, उसके जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, उन्होंने बोला कि हमें बच्चों को जिनको एक्स्ट्रा असिस्टेंस की ज़रूरत है, उनके लिए हमें क्या है, एक इंटेलिजेंसी टेस्ट चाहिए। तो एल्बर्ट बिनेट और साइमन ने उनके कहने पर इंटेलिजेंसी टेस्ट दिया था। तो दोस्तों फादर ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट कौन है? एल्बर्ट बिनेट है। फादर ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट कौन है? एल्बर्ट बिनेट है दोस्तों। और फर्स्ट मॉडर्न इंटेलिजेंसी टेस्ट इज जनरली क्रेडिट टू फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बिनेट। तो और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, परंतु कुछ कारणों से उसके एस्पेक्ट रेशो उसका कुछ बिगड़ गया, तो इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो इंटेलिजेंसी टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट किसने दिया था? एल्बर्ट बिनेट ने दिया था। और पेपर में ये क्वेश्चन आता है। मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगा पेपर में क्या आता है, क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है। तो फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट दिया था एल्बर्ट बिनेट ने। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, जब इनको फ्रेंच गवर्नमेंट ने बोला था।
अब आगे बात करें कि जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट था दोस्तों, आईक्यू का कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले दिया था विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था दोस्तों? सबसे पहले आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो दिया था विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। तो दोस्तों जो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जो फादर ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट है वो है एल्बर्ट बीनट। इन्होंने 1900 और जो आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया था आईक्यू का वो दिया था विलियम स्टर्न ने। तो फिर से सुन लीजिए, जो फादर ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट है दोस्तों वो है एल्बर्ट बीनट, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न ने। और दोस्तों जो फंक्शनल फार्मूला दिया था आईक्यू का वो दिया था लुइस टर्मन ने। किसने दिया था? लुइस टर्मन ने। ये फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था आईक्यू निकालने का? वो था मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्या था दोस्तों? मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो आईक्यू का फॉर्मूला दिया था मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब मेंटल एज क्या है? मेंटल एज है जो आपके दिमाग की एज है। जैसे कि अगर बच्चा, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? जैसे बच्चा है 10 साल का तो उसकी क्रोनोलॉजिकल हुई 10 साल। मेंटल एज क्या हुई? उसका दिमाग काम करता है 15 साल के बच्चे की तरह। किसकी तरह? 15 साल के बच्चे की तरह। तो उसकी मेंटल एज हुई 15 साल, क्रोनोलॉजिकल एज हुई 10 साल। उसकी एज है 10 साल तो एज हुई, क्रोनोलॉजिकल एज हुई 10 साल, और दिमाग चलता है 15 साल के बच्चे की तरह तो उसकी मेंटल एज हुई 15 साल। और गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट गई, 150 आ गई उसकी आईक्यू लेवल। कितना आ गया? 150 आ गया उसका आईक्यू लेवल। तो ये आईक्यू लेवल हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा कैसा है? जिसका 150 आईक्यू लेवल है वो वेरी सुपीरियर बच्चा है। कैसा है? सुपीरियर। जिसका 120 से 129 है वो सुपीरियर है। 110 से 119 हाई एवरेज है, 19 से 109 एवरेज है, 80 से 90 लो एवरेज है, 70 से 80 बॉर्डर लाइन है, 55 से 70 मेंटल रिटार्डेशन है, 40 से 54 मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? जो आपको मोटा मोटा याद रखना है, पहला रखना है आपको बॉर्डर लाइन का याद। 70 से 80 बॉर्डर लाइन होती है, 80 से 120 या 119 तक होती है आपकी एवरेज। इसको एवरेज करते हैं एवरेज, परंतु इसको भी डिवाइड कर दिया गया है एवरेज, हाई एवरेज और लो एवरेज में। तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, परंतु आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि 90 से 120 के बीच एवरेज होता है। बाकी 55 से 40 से 55 के बीच क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन होती है। बाकी इसको भी डिवाइड कर दिया, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। और 120 से ऊपर क्या होता है? सुपीरियर होता है। तो इनको भी डिवाइड कर दिया, सुपीरियर और वेरी सुपीरियर। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब आगे बात करें थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी की। हमने इसमें 8 थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इसको तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, क्योंकि मैंने 2 बार पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं और दोनों बार क्या हुआ है कि एक बार लाइट जाने की वजह से वीडियो चली गई, गायब हो गई। एक बार वो रेशो ही नहीं बना, उसका एस्पेक्ट रेशो गलत बन गया। तो अब तीसरी बार है, कई बार किस्मत इतनी गंदी होती है, क्या करें। तो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, इसमें बात करेंगे 8 तरह की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी है। सिंगल फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, ट्राई की थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंसी, क्रिस्टल फ्लूइड इंटेलिजेंसी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें किसने क्या क्या थ्योरी दी है उनके नाम। जैसे कि सिंगल फैक्टर थ्योरी दी है बिनट ने, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से 8 थ्योरीज और उनके किसने दिए ये पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही आते हैं। अगली बात, जो इसकी मल्टी फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी है और ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, वो इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलते हैं, करते हैं, और मैं साथ साथ आपको समझाते जाता हूँ कि क्या आपको याद रखना और क्या याद नहीं रखना है। इतना याद रखते फिरोगे तो पेपर में कभी याद नहीं आएगा कि हमने पढ़ा क्या था। सब कुछ नहीं रखना है, जो बताएंगे वो याद रखना है। बाकी और एक बात देखना जरूर है कि अगर पेपर में उससे क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में हो। तुक्का भी लगता है, तुक्का भी आपका अनकॉन्शियस माइंड ही लगाता है, तुक्का भी ऐसे नहीं लगता सही, ठीक है। आपका माइंड ने कभी कोई चीज़ देखी होती है, समझी होती है, वही आप तुक्के में लगाते हो। तो सिंगल फैक्टर थ्योरी है आपकी, किसने दी थी? एल्बर्ट बीटनर ने दी थी, जिसे यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? एल्बर्ट बीटनर ने दी थी। किसने दी थी? सिंगल फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? एल्बर्ट बीटनर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? एल्बर्ट बीटनर ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्बर्ट बीटनर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट भी बोला जाता है। इन्होंने बोला था कि सिंगल फैक्टर एक फैक्टर होता है, जिसे इन्होंने जी फैक्टर बोला। जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर बोला, कि जिसके अंदर भी ये जनरल फैक्टर होता है वो इंटेलिजेंट होता है। तो इन्होंने बोला कि जिसके अंदर भी जी फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर होता है, वो सभी इंटेलिजेंट होते हैं। परंतु क्या है, उनकी आलोचना हुई और इसके बाद इसका जी फैक्टर को नकारा गया। परंतु आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या दिया? यूनिफैक्टर थ्योरी दी, सिंगल फैक्टर थ्योरी दी,
किसने दी? एल्बर्ट बीनर ने दी। इन्होंने जनरल फैक्टर की बात की थी, बस इतना याद रखना है, 4 चीज़ें। सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी? बीनर ने। जनरल फैक्टर थ्योरी किसने दी? बीनर ने। इनका ही नाम, इसके नाम, इसी थ्योरी का नाम है यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी? बीनर ने। और इसमें इन्होंने क्या बोला? जी फैक्टर की बात की। उसका टू फैक्टर थ्योरी की बात करें तो टू फैक्टर थ्योरी दी थी चार्ल्स स्पेयरमैन ने। किसने दी थी दोस्तों? चार्ल्स स्पेयरमैन ने दी थी, जिन्हें फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टू फैक्टर थ्योरी किसने थी? चार्ल्स स्पेयरमैन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहा जाता है। आगे बात करें तो इन्होंने क्या किया? जी फैक्टर की आलोचना की। इन्होंने बोला जी फैक्टर और एस फैक्टर, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी से क्यों बोलते हैं कि इन्होंने जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की। जी जनरल फैक्टर को उन्होंने जी बोला और स्पेसिफिक फैक्टर को उन्होंने एस बोला। तो इन्होंने दो फैक्टर की बात की। इन्होंने बोला जनरल फैक्टर सभी में होते हैं और एस फैक्टर जो होता है, जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है, वो क्या है? किसी फील्ड में, जिस फील्ड में आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है, उस फील्ड में वो काम करता है। और जो जनरल फैक्टर है वो आपके स्पेसिफिक फैक्टर को बढ़ाने में हेल्प करता है, उसकी एनहेंस करने में हेल्प करता है। तो उन्होंने क्या बोला? टू फैक्टर थ्योरी दी चार्ल्स स्पेयरमैन ने, ये इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जी फैक्टर क्या काम करता है? एस स्पेसिफिक फैक्टर को एनहेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रायर की थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। ट्रायर की थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। इन्होंने इंटेलिजेंसी को 3 हिस्सों में बांटा। ठीक है, 3 हिस्सों में बांटा। पूरा सब सारा कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला? 3 हिस्सों में। इन्होंने बोला कि हमारी इंटेलिजेंसी है उसमें एनालिटिक, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल में इन्होंने बांट दिया। इन्होंने बोला एनालिटिक को उन्होंने क्या बोला? कॉम्पोनेंशियल, क्रिएटिविटी को उन्होंने एक्सपेरिएंशियल, प्रैक्टिकल को बोला उन्होंने कॉन्टेक्चुअल। तो इसका अर्थ क्या है समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? ट्राइफैक्टर थ्योरी दी थी, इससे अलावा कुछ नहीं है। और समझते हैं जो एनालिटिक फैक्टर था, इसमें इन्होंने बात की कॉम्पोनेंशियल की, कि कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारी प्रायर नॉलेज होती है। इन्होंने बोला जैसे कि आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि थ्योरी, जैसे कि कुछ आपने पढ़ा, ठीक है, उसको आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू इन्फॉर्मेशन आपने गेन की, ठीक है, उसका इवोल्यूशन निकाला, उससे कुछ कंक्लूजन निकाला आपने। ठीक है, क्रिएटिव में क्या होता है कि आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब आपने कोई चीज़ सीखी थ्योरी की, अब उसको आप प्रैक्टिकल चीज़ उसकी कर रहे हैं। जैसे कि आपने यूनिक सिचुएशन में उसे किया, अप्लाई किया उसे, लर्न मटेरियल ऑफ नोवल सिचुएशन। ठीक है, आपने उस चीज़ को नोवल सिचुएशन में लर्न किया। और प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उससे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपने एडॉप्शन की, शेप दी और सिलेक्शन की, कि आपने जो चीज़ सीखी उसमें से आप क्या है? एडॉप्शन की, एनवायरनमेंट को आपने चेंज किया, एनवायरनमेंट को, और सिलेक्शन की, न्यू एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो ये होता है कि आपने प्रायर नॉलेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी इंटेलिजेंसी है। ठीक है, जो आपने सीखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हेल्प करती है आपको। इसमें आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए ज़्यादा आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया। एक्सप्लेन करना है तो बहुत कुछ एक्सप्लेन हो सकता है इसमें, परंतु आपको इसमें ध्यान रखना है कि ट्राइफैक्टर फैक्टर थ्योरी किसने दी? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। अब आ जाता है आपका थॉर्नडाइक मल्टीफैक्टर थ्योरी। दोस्तों थॉर्नडाइक मल्टीफैक्टर थ्योरी, तो दोस्तों थॉर्नडाइक मल्टीफैक्टर थ्योरी क्या है? थॉर्नडाइक मल्टीफैक्टर थ्योरी पहले तो आपको याद होना चाहिए कि मल्टीफैक्टर थ्योरी किसने दी थी। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। मल्टीफैक्टर थ्योरी, मल्टी इंटेलिजेंसी थ्योरी, ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने, मल्टी इंटेलिजेंसी थ्योरी दी थी गार्डनर ने, और ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी थ्रस्टन ने। तो देखते हैं पहले मल्टी फैक्टर थ्योरी। देखो इन्होंने भी जनरल फैक्टर की आलोचना की, जी फैक्टर की आलोचना की। इन्होंने क्या है? इंटेलिजेंसी को 3 हिस्सों में बांटा: कंक्रीट इंटेलिजेंसी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी। इन्होंने क्या बोला? कंक्रीट इंटेलिजेंसी क्या होती है? कंक्रीट का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके सामने है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूंगा कि जैसे हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर की जो मूवी है, ठीक है, हैरी पॉटर नहीं, जैसे कि कोई डैम है, कोई डैम बनाना है किसी एरिया में, तो उस डैम, बना हुआ डैम है जो उस, अगर उसमें कोई खराबी आ रही है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो जो उसका सॉल्यूशन है वो क्या है? आपका कंक्रीट इंटेलिजेंसी। क्योंकि वो जो डैम है वो आपके सामने बना हुआ है, आप किसी सामने जो चीज़ है आपके, उसको देखकर आप क्या कर रहे हैं? उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, अपने इंटेलिजेंसी का उपयोग कर रहे हैं। परंतु जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि मान लो डैम से पहले की सिचुएशन है, जब आपको डैम बना नहीं है, अब आपको क्या है? उस डैम को बनाने टाइम उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी आपके सामने नहीं है वो चीज़। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि जो चीज़ सामने नहीं हो, अभी आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सोचनी पड़ेगी कि कितने लोगों का घर जाएगा, क्या जाएगा, कैसे इस डैम को बनाया जाएगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इन थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी है। ऐसी चीज़ जिसको आपके सामने नहीं है उसके बारे में भी अपनी इंटेलिजेंसी लगाना, उसके बारे में सोचना। आगे बात करें दोस्तों सोशल इंटेलिजेंसी। सोशल इंटेलिजेंसी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सोशल इंटेलिजेंसी का मतलब है कि जो आप रोज़ सोसाइटी में रहते हुए अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हैं, वो होती है सोशल इंटेलिजेंसी। तो इन्होंने 3 हिस्सों में से बांटा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि
पहला तो थॉर्नडाइक जो मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी, ये कंफ्यूज करते हैं आपको मल्टी फैक्टर थ्योरी और मल्टी इंटेलिजेंसी थ्योरी में। मल्टी फैक्टर थ्योरी आपको पूछ लेंगे और उसमें गार्डनर को भी डाल देंगे कि ऑप्शन में, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक, मल्टी इंटेलिजेंसी थ्योरी गार्डनर। आगे चलते हैं। लुईस थ्रस्टन ने दी दोस्तों ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 7 तरह की इन्होंने इंटेलिजेंसी की बात की, जो है एस स्पेशल फैक्टर, परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग। अब मैं आपको उसको याद रखने का तरीका भी बताता हूँ और समझाता भी उस साथ साथ में। इसको आप याद रखोगे, एस पी ने VMW से रोड क्रॉस किया, एस से स्पेशल इंटेलिजेंसी, पी से परसेप्चुअल इंटेलिजेंसी, एन से न्यूमेरिकल इंटेलिजेंसी, वी से वर्बल, एम से मेमोरी, डब्ल्यू से वर्ड फ्लुएंसी और आर से रीजनिंग। तो ये होगी 7 तरह की इंटेलिजेंसी। आपको इसको ऐसे याद रखना, SPN ने VMW वी बी की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, वी बोल रहा हूँ। VMW मतलब जो कार थी, VMW कार, BMW है वैसे, मैं इसको VMW बोल रहा हूँ। VMW कार से रोड क्रॉस की आर। तो ये 7 तरह की इंटेलिजेंसी थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी में, ठीक है। जो स्पेशल इंटेलिजेंसी थी, वो इंटेलिजेंस फैक्टर वो जो है वो कैसी स्पेशल जो एबिलिटी है वो किसी स्थान के बारे में है कि कोई, जैसे कि आपके जो मिस्त्री होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, इनमें क्या है जो स्पेशल एबिलिटी है, जो स्थान के बारे में अनुमान लगाने की जो योग्यता है दोस्तों, वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ कि आप अपना घर बना रहे हैं तो आप आर्किटेक्ट को बुलाएंगे, मिस्त्री को बुलाएंगे, ठेकेदार को बुलाएंगे, ठीक है, और आप बोलेंगे कि इसमें कितना घर कैसे कैसे बन सकता है, तो वो आपका एक एक जो घर का एक एक हिस्सा है उसको भी कवर कर देंगे, उसको भी क्या है आपके व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ठीक है। इसलिए आप क्या है पहले मैप बनाते हैं घर का। तो उनकी क्या है, उसे बोलते, उनकी इंटेलिजेंसी स्पेस में अच्छी होती है, स्थान से रिलेटेड उनकी इंटेलिजेंसी दोस्तों अच्छी होती है। तो ये इसमें आते हैं, क्वेश्चन में आ जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि स्पेशल इंटेलिजेंसी या स्पेशल फैक्टर एबिलिटी किस में होती है, तो आपको पता होना चाहिए। परसेप्चुअल एबिलिटी, परसेप्चुअल होता है कि किसी रिसीव करना, किसी प्रॉब्लम को या किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, परसीव करना और उसको समझना। एबिलिटी टू ग्रास्प विजुअल फील्ड। अब आ जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है कि नंबर से रिलेटेड, जैसे कि मैथमेटिशियन हो गए, साइंटिस्ट हो गए, जो नंबर से जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, जिसमें मैथमेटिक्स में पकड़ होती है। वर्बल फैक्टर आ गया दोस्तों कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि आपके मीनिंग ऑफ वर्ड्स में कितनी कमान है, वर्बल फैक्टर। वर्ड फ्लुएंसी, एबिलिटी टू थिंक एंड यूज वर्ड्स रैपिडली, जैसे कि जो पोइट होते हैं उनमें क्या होती है, वर्ड फ्लुएंसी अच्छी होती है, वर्बल फैक्टर अच्छा होता है पोइट्स वगैरह में। आगे जाता है मेमोरी आ जाता है कि एबिलिटी टू रिमेंबर, किसी चीज़ को याद रखना। रीजनिंग आ जाता है एबिलिटी टू, रीजनिंग होता है किसी चीज़ में रीजनिंग लगाना, अपनी लॉजिक लगाना, अच्छे से रीजन अच्छे से देना। तो ये होती है इसके 7 तरह की, इसको ध्यान रखना है आपको, सातों के सातों ध्यान रखने हैं, उनके नाम याद रखने हैं। आ सकता है क्वेश्चन इनमें से कि कौन सी थर्स्टन की थ्योरी का हिस्सा नहीं है। 4 इसका दे देंगे, एक कोई और दे देंगे, 3 ऑप्शन में इसका दे देंगे, एक कोई और दे देंगे, या एक इसका दे देंगे, 3 किसी और का दे देंगे, कन्फ्यूज करने के लिए। तो आपको सातों के सातों नाम याद होने चाहिए। उसका बाद आता है आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, जो दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी किसने दी थी दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इसका, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी कौन सी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने भी जी फैक्टर की आलोचना की थी। इन्होंने भी क्या बोला था कि यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम क्या करते हैं कई तरह की इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इन्होंने बुक दी थी फ्रेम ऑफ माइंड्स, कौन सी बुक दी थी दोस्तों, फ्रेम ऑफ माइंड, इसने बुक दी थी इन्होंने। तो इन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात की थी जो आपको याद होनी चाहिए, 8 की 8। उनको याद रखने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, VML, ठीक है, क्या VML SBI इंटरनेशनल, इसका मतलब क्या है, जो विमल जुबान केसरी वाला विमल, और SBI आपका बैंक है, ये क्या है इंटरनेशनल ब्रांड है, ऐसे याद रखिएगा आप। विमल VML और SBI आपके इंटरनेशनल ब्रांड है, IN का मतलब इंटरनेशनल। तो इसको आप इस तरह से याद रखेंगे, 8 के 8 को, VML SBI इंटरनेशनल। देखो V से हो गया आपका वर्बल लिंग्विस्टिक, क्या हो गया, वर्बल लिंग्विस्टिक हो गया, क्या हो गया दोस्तों, वर्बल लिंग्विस्टिक, ये वाला वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल लिंग्विस्टिक में क्या आता है, जैसे कि आपके पोइट हो गए, राइटर हो गए, ऑथर हो गए, तो इनकी क्या है वर्बल लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज है इस पर पकड़ अच्छी होती है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इनमें से किसकी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, तो ऑप्शन दे देंगे पोइटर, राइटर, ऑथर, या अच्छी नहीं होती तो दे देंगे पोइटर, राइटर, ऑथर या साइंटिस्ट। तो ऑप्शन होगा साइंटिस्ट की अच्छी नहीं होती। इस तरीके से
पकड़ किसकी अच्छी होती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आता है एम से आ जाएगा आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। म्यूजिक मतलब संगीत, तो ये आ गया संगीत वर्ड म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। जैसे कि आपका ए आर रहमान है, आपके सानू है, कुमार सानू है, जितने भी अच्छे अच्छे सिंगर है, तो उनकी क्या होती है वह दोस्तों वर्बल जो म्यूजिकल इंटेलिजेंसी ये अच्छी होती है, इस फील्ड पे ये अच्छे होते हैं। लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंसी, लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंसी एल से आ गया आपका लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंसी में, जिसका मैथमेटिक्स में पकड़ होती है। जैसे आपके साइंटिस्ट हो गए, मैथमेटिशियन हो गए, फिजिस्ट हो गए, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका स्पेस इंटेलिजेंसी। स्पेस इंटेलिजेंसी मतलब जिसका स्थान या ये वाला विजुअल या स्पेस इंटेलिजेंसी, जिसका जैसे आर्किटेक्ट हो गए जो मैंने आपको समझाया था, जो स्थान से रिलेटेड चीज़ें अच्छे से गैस कर पाते हैं। उसके बाद आकर आपका बॉडीली काइनेटिक एस्थेटिक्स, बॉडीली जो बॉडिकल एस्थेटिक मतलब कि जिनके बॉडी जो शरीर से रिलेटेड चीज़ें जिनकी अच्छी होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हो गया आपका, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया आपका, सर्जन हो गया जिनकी हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए। बॉडी का मतलब है कि बॉडी के जहाँ जहाँ बॉडी के कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें आती है वो इसके अंदर आते हैं। जैसे सर्जन होता है ना, उसका थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर हिला तो आपका कुछ भी कर सकता है। तो बॉडी पार्ट कोऑर्डिनेशन अच्छे होने चाहिए इसमें। उसके बाद आ जाता है आपका एस हो गया, पी बी हो गया। उसके बाद आई से आ जाता है आपका इंटरपर्सनल। एक होता है इंटरपर्सनल ये वाला, एक होता है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। दोस्तों देखो, जो इंटरपर्सनल होता है वो दो इंसानों से रिलेटेड होता है। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो मेंटलिस्ट होते हैं कि जो मेंटल लोगों को क्या है उनकी दुविधाओं में जूझने में मदद करते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपकी मदद करेंगे आपके किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आपकी बात सुनेंगे, आपको राय देंगे। तो वो हो गया आपका क्या, इंटरपर्सनल, कि किसी की दूसरे की प्रॉब्लम को समझना और उसमें राय देना। इंट्रापर्सनल हो गया अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी, ठीक है। तो एक होती इंटर, एक होती इंट्रा। इंट्रा होती है अपनी खुद के बारे में जानना, इंटर होती है दूसरे के बारे में जानना। चौथी लास्ट आ जाती है आपके पास नेचुरलिस्ट। एन से आता है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट का मतलब कि जो नेचर से प्यार करे, जिसके नेचर प्राकृतिक चीज़ों के बारे में जिसको अच्छी नॉलेज हो, तो उसे बोलते हैं नेचुरलिस्ट। ये दी थी उन्होंने 8 तरह की। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आठों चीज़ों को ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी किसने दी थी, इतना आपको याद रखना है। ये कुछ बातें याद रखनी है इसमें। आगे चलते हैं, अगली थ्योरी देखते हैं। देखो अगली थ्योरी थी 7वीं थ्योरी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी। तो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी थी, ये 1963 में दी थी साइकोलॉजिस्ट आर कैटल ने। आर कैटल बोल सकते हैं या रायमंड कैटल बोल सकते हैं, इसे इन्हें आर कैटल या रायमंड कैटल बोल सकते हैं, इन्होंने दी थी। तो इसमें दोस्तों इन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंसी और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंसी में बांटा था इंटेलिजेंसी को, फ्लूइड इंटेलिजेंसी और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंसी। देखो फ्लूइड इंटेलिजेंसी की इन्होंने बात की थी कि जो हेरिडिटी में होती है बच्चे के, जो आप जब जन्म लेते हैं उसके साथ ही जो इंटेलिजेंसी आपको मिलती है उसे बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंसी, ठीक है, हेरिडिटी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आप जन्म लेता है बच्चा तो किसके थ्रू लेता है, स्पर्म के थ्रू लेता है, ठीक है। तो फ्लूइड होता है वो भी एक तरह का, तो जो जीन्स है वो बच्चे में जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप फ्लूइड इंटेलिजेंसी याद रख सकते हैं। इसे माना जाता है कि ये क्या होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन, इसमें बच्चा जल्दी नॉलेज लेता है। डाइवर्जेंट थिंकर होता है बच्चा, क्या होता है दोस्तों, डाइवर्जेंट थिंकर होता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। परंतु इसमें बोलते हैं कि ये डिक्रीज हो जाती है 20 साल से। जब आप एडोलेसेंस के बाद आते हैं तो ये इंटेलिजेंसी आपकी डिक्रीज होने लग जाती है। न्यू इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी इंक्रीज थ्रू आउट चाइल्ड, पीक एट एडोलेसेंस देन डिक्लाइन। मतलब एडोलेसेंस 20 साल के बाद आपके डिक्लाइन होने लग जाती है। फंक्शन इंक्लूडिंग वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, रीजनिंग, कॉग्निटिव कंट्रोल, कॉम्प्लेक्स स्किल्स, अटेंशन, टास्क, क्रिएटिविटी। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। परंतु इसमें ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड इंटेलिजेंसी, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंसी किसने दी थी, आर.बी. कैटल ने। बाकी आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड इंटेलिजेंसी किससे रिलेटेड है, हेरिडिटी से रिलेटेड है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें अच्छी होती है और डिक्रीज हो जाती है 20 साल के बाद। और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस दोस्तों ये लर्न होती है बुक से, मतलब ये आपको जन्मजात नहीं होती, आप बुक से लर्न करते हैं चीज़ें, परंतु ये लॉन्ग टर्म चलती है आपके साथ। ये आप प्रैक्टिकल चीज़ों से सीखते हैं, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। इंक्रीज थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड स्लो विद अगेन देन स्टेबलाइज एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज। ये क्या आपकी कंटिन्यू इंक्रीज होती रहती है दोस्तों। फंक्शनिंग इंक्लूड प्रोसीजरल, प्रैक्टिकल चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें, जनरल एंड स्पेसिफिक नॉलेज, विजडम, ये सब इसके अंदर आता है। तो मैं आपको बता दूं फ्लूइड इंटेलिजेंसी हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, ये आपकी 20 साल तक बढ़ती है, उसके बाद कम हो जाती है। इसमें आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब आप एक टाइम में क्रिएटिविटी अच्छी होती है, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है। ये क्या होती है क्रिस्टल इंटेलिजेंसी, ये जन्मजात नहीं होती, आप इसको बुक से सीखते हैं, बुक से आप सीख सीख के समझते हैं। आप अपनी कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं, आप इसमें कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं और ये इंक्रीज होती है थ्रू आउट द लाइफ। आगे चलते हैं गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट एसे थ्योरी।
तो दोस्तों इसको मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं कराऊंगा क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पहले पता होना चाहिए कि 3D इंटेलिजेंसी किसने दी थी, गिलफोर्ड ने दी थी। किसने दी थी? गिलफोर्ड। या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी किसने दी थी? गिलफोर्ड ने दी थी। इसमें इन्होंने किसकी बात की थी? इसमें इन्होंने बात की थी 3M की। एम क्या स्क्योर की बात की थी? क्या? मेंटल कंटेंट, मेंटल कंटेंट्स, मेंटल ऑपरेशंस और मेंटल प्रोडक्ट्स की बात की थी। ठीक है, मेंटल कंटेंट, मेंटल ऑपरेशन और मेंटल प्रोडक्ट की बात की थी। इन्होंने कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में भी बात की थी। इन्होंने बोला था कि जो कन्वर्जेंट थिंकर होता है वो क्या है, वो नया क्रिएट नहीं किया। कन्वर्जेंट थिंकर क्या होता है? नया क्रिएट नहीं करता, परंतु जो डाइवर्जेंट थिंकर होता है वो नया क्रिएट करता है। ठीक है, नया जो कन्वर्जेंट थिंकर होता है दोस्तों वो लॉजिक अच्छा लगाता है। लिख लीजिए अपने पास, कन्वर्जेंट थिंकर लॉजिक अच्छा लगाता है और डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव होता है, वो नया क्रिएट करता है। बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना। देखो ऑपरेशनल डायमेंशंस में इसे इन्होंने दिए थे कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवोल्यूशंस। प्रोडक्ट डायमेंशन में दिए थे इन्होंने यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीमेशन। कंटेंट डायमेंशन में दिए थे इन्होंने ये सिंबॉलिक, कॉन्क्रीट, सिमेंटिक, बिहेवियर। तो ये आपने इन्होंने दिए थे। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, और इसके बाद हम करेंगे इंटेलिजेंसी टेस्ट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियो काफ़ी देख चुके हैं और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हमें 1000 के माइलस्टोन तक जुड़ ले जाइए दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा क्या बोले, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।